हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टीक्वेस्ट। मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है और मैं आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एरर डिटेक्शन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी समझेंगे कि बहुत बार रूल्स के साथ साथ जो है हमें सेंटेंसेस का जो लॉजिकल मीनिंग होता है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे दो तरीकों से, नंबर वन लॉजिक के थ्रू और नंबर टू रूल्स के थ्रू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन अ क्विक रेजोल्यूशन हैज एक्सपेक्टेड। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं केवल ग्रामर की बात करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था वीडियो की कि कई बार ऐसा होता है कि ग्रामेटिकल रूल्स के साथ साथ सेंटेंसेस की अंडरस्टैंडिंग होना, सेंटेंसेस का मतलब क्या है, क्या वो लॉजिकल है, क्या उसमें कोई तर्क है, क्या उसमें कोई मीनिंग है, ये समझना भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे सेंटेंस के तीन पार्ट है, कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। तो पहले दो पार्ट तो ये हैं। तो क्या इसमें कोई एरर है? द आंसर इज नो। कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, यहाँ पे सर कंसिडरिंग है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, इज एम आर नहीं लगा हुआ, तो या तो नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। तो ना ए में प्रॉब्लम है, ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी का दो मतलब होते हैं, एक तो होता है गुरुत्वाकर्षण, जिससे कोई भी चीज नीचे खींचती है पृथ्वी की तरफ, है ना, या फिर ग्रेविटी का मतलब होता है किसी भी चीज की गंभीरता, सीरियसनेस। ठीक है, तो अब इस पार्ट का मतलब ये हुआ कि किस उस सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए अ क्विक रेजोल्यूशन हैज एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे सेंटेंस का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, सेंटेंस का मतलब समझ में आना बहुत जरूरी है। ये समझाने के लिए आप मुझे बात बताइए, अगर मैं ये बोलूं कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, अगर मान लीजिए मैं ये बोलूं आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो अभी सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? सेंटेंस का मतलब हुआ कि मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं। सर यहाँ पे ये जो है ये आपका वर्ब है, जिसमें आपका हैव हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड एक्शन वर्ब है, और सर जो आपका आई है वो सब्जेक्ट है। हाँ या ना? तो कहने का मतलब ये है सर, ये बंदा जो है आई, इसने ये काम किया है, करेक्ट है, इसने ये काम किया है। तो अगर मैं वो सेम लॉजिक यहाँ पे लगाऊं, अ क्विक रेजोल्यूशन हैज एक्सपेक्टेड। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज का हल, समाधान। ठीक, तो इस पार्ट का मतलब क्या हुआ कि अ क्विक रेजोल्यूशन हैज एक्सपेक्टेड, कि जो रेजोल्यूशन है, जो समाधान है, उसे कुछ ना कुछ उम्मीद है। अब आप ये सोचिए कि क्या समाधान के पास कोई उम्मीद हो सकती है? क्या समाधान एक लिविंग थिंग है जिसके पास उम्मीद है? नहीं सर, उम्मीद तो जो है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंसानों के अंदर होती है, या जानवरों के अंदर भी हो सकती है। लेकिन सर रेजोल्यूशन, हल, समाधान के पास कोई उम्मीद नहीं हो सकती। और अगर वो कोई उम्मीद, अगर उसके पास उम्मीद नहीं हो सकती, तो क्या वो उम्मीद करने का एक्शन कर सकता है? द आंसर इज नो। उम्मीद करने का एक्शन नहीं कर सकता। तो अगर उम्मीद करने का एक्शन नहीं कर सकता, यानी कि यहाँ पे ये जो हैज है ये प्रॉब्लमैटिक है। बिकॉज हैज एक्सपेक्टेड का मतलब हुआ कि रेजोल्यूशन जो है वो कुछ उम्मीद कर रहा है, जो कि अपने आप में लॉजिकल है, बेतुकी बात है, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे हैज में क्या, ठीक है, हमको समझ में आया कि हैज अ प्रॉब्लम है, तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर यहाँ पे या फिर सही वर्ब होना चाहिए इज। अ क्विक रेजोल्यूशन इज एक्सपेक्टेड। सर इज एक्सपेक्टेड क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है ये आपका है पैसिव वॉइस में। किस में है ये? पैसिव वॉइस में। कि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए हमें ये उम्मीद है कि एक क्विक रेजोल्यूशन जो है आ जाएगा। तो किसको उम्मीद है? किसी इंसान को तो उम्मीद हो सकती है, आया ना? तो अगर मैं ये बोलता हूं आपको एक रेजोल्यूशन इज एक्सपेक्टेड बाय अस, तो क्या ये सेंटेंस लॉजिकल हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि सर इंसानों को तो बिल्कुल उम्मीद हो सकती है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो इस हेल्पिंग वर्ब का है, हैज का है। अब अगर आप सिंपल सब्जेक्ट वर्ब का फंडा लेके चलोगे कि सर रेजोल्यूशन है, सिंगुलर है, हैज लगा है, ठीक ही है, तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? तो सेंटेंस में व्याकरण के साथ साथ कई बार तर्क का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहां पर है? सर यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है आपका पार्ट सी में। अगला क्वेश्चन, द इन्वेस्टर्स डू नॉट बिलीव, क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? इन्वेस्टर्स क्या है? प्लूरल है ना, प्लूरल है ना, इन्वेस्टर, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे निवेशक हैं। डू नॉट,
सर सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव फॉर्म अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो डू नॉट लगाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिलीव, सर डू नॉट के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ए पार्ट जो है एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। दैट मार्केट्स विल रिकवर क्विकली, तो इन्वेस्टर्स को ऐसा नहीं लगता कि मार्केट जो है जल्दी रिकवर करेंगी, तो मार्केट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, विल रिकवर यहाँ पे वर्ब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला पार्ट भी ठीक है। क्विकली यहाँ पे एडवर्ब हो गया, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं, बिकॉज द शेयर मार्केट इज डिक्लाइनिंग कॉन्टिन्यूअसली फॉर द पास्ट 3 days। अब यहाँ पे घंटी बजनी चाहिए। घंटी क्यों बजनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे सर मैंने एक एक्सप्रेशन देखा, वो था फॉर द पास्ट 3 days। यहाँ पे मैंने कुछ शब्द देखे फॉर द पास्ट 3 days। फॉर द पास्ट 3 days का मतलब क्या हुआ कि पिछले 3 दिन से, तो पिछले 3 दिन से कोई एक्टिविटी हो रही है। और सर अगर हमें ये बताना हो कि कोई एक्टिविटी जो इस टाइम पे हो रही है वो या तो स्टार्ट कब हुई थी या फिर उसका ड्यूरेशन क्या है, उसके लिए भगवान ने खास तौर से, बहुत ही विशेष तौर से एक टेंस बनाया है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनफैक्ट अगर आप हमारा टेंसेस का वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने एकदम डिटेल में ये बात समझाई है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने कौन से टेंस का इस्तेमाल किया? यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है इज डिक्लाइनिंग। ये कौन सा होता है सर? ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। तो क्या हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कोई ऐसी ऑनगोइंग एक्टिविटी जिसमें हमें ये बताना है कि वो कितने समय से चलती आ रही है, क्या उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? द आंसर इज नो। उसके लिए कौन सा टेंस बनाया भगवान ने? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है यहाँ पे सर? या तो यहाँ पे हैज बीन होता है या फिर हैव बीन होता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है, हाँ या ना? तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है सर? यहाँ प्रॉब्लम है इज में, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए? अब देखो शेयर मार्केट है ना, शेयर मार्केट सिंगुलर, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे सर? यहाँ पे आना चाहिए हैज बीन। आई बात समझ में? हैज बीन आना चाहिए, इज नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पर है सर? यहाँ पे भी प्रॉब्लम है पार्ट सी में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, some members of the team were opposed to use the new machines because of safety issues। some members of the team में कुछ टीम के कुछ मेंबर्स, एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। were opposed, सर यहाँ पे वर किसके लिए यूज किया मैंने? some members के लिए, some members के लिए। सर वर की तो हम तो टीम की बात कर रहे हैं। अरे नहीं बाबा, ऑफ क्या है? ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और जो वर्ब्स हैं हमारे, वो डिपेंड करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ना कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। आई बात समझ में? तो सब्जेक्ट है हमारा कुछ मेंबर्स, मेंबर्स प्लूरल है, बिल्कुल प्लूरल है। तो सर आपने यहाँ पे वर लगा दिया, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देवर अपोज्ड, देवर अपोज्ड, सर यहाँ पे अपोज्ड क्या है सर? यहाँ पे अपोज्ड जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे अपोज्ड एडजेक्टिव है, अपने थर्ड फॉर्म में है। अपोज टेक्निकली तो अपने आप में वर्ब होता है, लेकिन वर्ब भी तो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं ना, याद कीजिए। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल्स। क्या बोलते हैं इनको? हम लोग बोलते हैं सर पार्टिसिपल्स। जब कोई वर्ब किसी एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल, जहां पे सर या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है अपोस्ट, तो ये एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है इस जगह पे, टू यूज। देखो जब इन्फिनेटिव समझाया जाता है तो इन्फिनेटिव में डेफिनेटली हम लोग ये बताते हैं कि देखो बेटा टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन वहां पे टू जो है प्रेपोजिशन नहीं होता, वहां पे टू प्रेपोजिशन नहीं होता। इस सेंटेंस में ये जो टू है ना, ये प्रेपोजिशन है, ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है। और आप खुद एक बात सोच के देखो कि प्रेपोजिशन के बाद, किसी प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है सर? हमेशा आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट माने, ऑब्जेक्ट माने सर या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। वो ठीक है, वो जो लोग बोलते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट वो है जिसके ऊपर एक्शन होता है या फिर जो किसी क्रिया को झेलता है या किसी एक्शन को झेलता है, वो ऑब्जेक्ट है। बट एकदम सरल भाषा में सर प्रेपोजिशन
सॉरी, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो किसी प्रेपोजिशन के बाद आए, ठीक। तो अगर यहाँ पे ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे चाहिए एक नाउन, है या ना। अब आप सोचो कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, अगर उसके आगे मैं आईएनजी लगा दूं तो क्या ये नाउन की तरह बिहेव करता है? बिल्कुल करता है सर। और इसी चीज को, इसी चिड़िया को हम लोग बोलते हैं जेरंड। याद आया? जेरंड बोलते हैं। ये अगेन मैंने अपने वर्ब्स की जो बेसिक वीडियो थी उसमें बात बताई थी कि जेरंड्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है। बहरहाल, अगर मैं किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाऊं और उसको नाउन की तरह बिहेव करवाऊं तो उसको हम लोग बोलते हैं जेरंड, ठीक है ना। अभी देखो ये क्या है, ये नाउन है, नाउन है। क्या है? नाउन है। तो सर अगर प्रेपोजिशन के बाद, अगर प्रेपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है नाउन, हाँ या ना। तो सर अगर आपको वर्ब का कोई फॉर्म यूज करने की इतनी ही चाहत है जिंदगी में, तो सर उसका नाउन फॉर्म यूज करो, जेरेंड फॉर्म यूज करो। यानी कि हम लोग प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नाउन की तरह बिहेव करेगा। आई बात समझ में? चलिए, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सर और कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनके बाद हम लोग टू के साथ आईएनजी यूज करते हैं, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करते हैं? ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो, एक तो होता है आपका लुक फॉरवर्ड टू। मैं सारे एग्जाम्पल तो ऑफ कोर्स नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो जरूर मैं आपको बता देता हूँ। लुक फॉरवर्ड टू के साथ हमेशा हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करेंगे। तो अगर कभी सवाल आता है कि आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, तो क्या ये सही होगा? दी आंसर इज नो। क्योंकि सर लुक फॉरवर्ड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है। तो सही उत्तर क्या होगा? सर सही उत्तर होगा आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, या फिर आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग दिस थिंग, या फिर आई लुक फॉरवर्ड टू मैरिंग यू, या फिर आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग माई होमवर्क। कुछ भी इस्तेमाल करो, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा के इस्तेमाल करो। आई बात समझ में? दूसरा, डेडिकेटेड टू। फॉर एग्जाम्पल, ये जो चैनल है, दिस इज डेडिकेटेड टू सॉल्विंग ऑल योर क्वेश्चंस, ऑल योर प्रॉब्लम्स ऑन मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। डेडिकेटेड टू सॉल्विंग, तो डेडिकेटेड टू के साथ भी सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा। आई बात समझ में? अपोज टू हो गया, लुक फॉरवर्ड टू हो गया, डेडिकेटेड टू हो गया, इंट्रोड्यूस्ड या इंट्रोड्यूस समवन टू, ठीक है। इंट्रोड्यूस समवन टू का मतलब क्या होगा? किसी चीज, किसी इंसान को किसी चीज से मिलवाना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलता हूं माई एल्डर ब्रदर इंट्रोड्यूस्ड मी टू रीडिंग, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख देता हूं, माई एल्डर ब्रदर इंट्रोड्यूस्ड मी, इंट्रोड्यूस्ड मी टू रीडिंग। तो इस सेंटेंस का अगर मैं एकदम शाब्दिक अर्थ निकालूं, अगर मैं इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग निकालूं, तो इसका मतलब ये कि भाई मेरे भाई ने मेरी मुलाकात करवाई रीडिंग से। अब ये थोड़ा ना है कि रीडिंग मेरे पास आई या मैं रीडिंग के पास गया, रीडिंग ने कहा हेलो अंकित मेरा नाम रीडिंग है, और मैंने कहा हेलो रीडिंग आपसे मिलकर बड़ी खुशी, मेरा नाम अंकित है। इसका मतलब ये कि मेरे भाई ने मुझे किताबों से इंट्रोड्यूस करवाया, जहां से मुझे किताब पढ़ने की हैबिट लगी। आया ना? ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप इंट्रोड्यूस्ड समवन के साथ अगर आप टू इस्तेमाल करोगे तो वहां पे अगेन टू एक्ट करेगी एज प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद बंधु हमेशा आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। क्यों? क्योंकि नाउन है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनके बाद हम लोग टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, टू के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते। आ गई बात समझ में? तो यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है सर? यहाँ प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ पे यूज नहीं आएगा सर, यहाँ पे आएगा यूजिंग। सम मेंबर्स ऑफ द टीम वर अपोज्ड टू यूजिंग द न्यू मशीन्स बिकॉज ऑफ सेफ्टी इशू। सी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ हुआ सर? प्रॉब्लम आपका हुआ बी में। आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं।
बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर। तो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा कि इन्फ्लेशन महंगाई की वजह से, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये भी ठीक है, एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर। अब यहाँ पे एक दिक्कत है। अब देखो, अगर हमने ये चीज रटी हुई है कि सर अगर हम पास्ट के किसी भी टाइम की बात करते हैं, लास्ट ईयर हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट मंथ हो गया, तो सर हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो सर ये सिंपल पास्ट टेंस में है, तो यानी कि हमारा आंसर हो गया डी, सेंटेंस में कोनो भी एरर नहीं है। लेकिन एरर है, एरर है। एरर क्या है? यहाँ पे लास्ट ईयर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लास्ट 1 ईयर लिखा हुआ है। तो सर लास्ट 1 ईयर और लास्ट ईयर के बीच में क्या डिफरेंस होगा? अगेन, अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है सेंटेंस को समझने में, ठीक है ना। लास्ट ईयर का मतलब हो गया पिछले साल, तो पिछले साल कोई चीज हुई, खत्म हो गई। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई आई क्विट माई जॉब लास्ट ईयर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने पिछले साल अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, पास्ट की बात है। बट अगर मैं ये बोलता हूं द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर, तो इसका मतलब ये है कि पिछले 1 साल में, पिछले 1 साल में। तो पिछले 1 साल में, अब ये मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे एक्शन की जो प्रोबेबली स्टार्ट तो पास्ट में हुआ था लेकिन आज भी हो रहा है। एक अनफिनिश्ड एक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। आई बात समझ में? एक ऐसा एक्शन जो कि अभी फिनिश नहीं हुआ, अनफिनिश्ड है, ठीक। तो यहाँ पे सर अगर अनफिनिश्ड एक्शन के बारे में आपने बात करी, तो कौन सा टेंस आना चाहिए? अगर हम अनफिनिश्ड एक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि शुरू तो पास्ट में होता है लेकिन अभी भी चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हैज, ठीक है ना, हैज या फिर हैव। सर ये कौन सा टेंस होता है? ये होता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दो यूजेज होते हैं। एक होता है फिनिश्ड के लिए, फिनिश्ड एक्शन के लिए, और एक होता है अनफिनिश्ड एक्शन के लिए। अनफिनिश्ड एक्शन के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इस पूरे सेंटेंस में, वो ये थी कि लास्ट 1 ईयर और लास्ट ईयर के बीच में अंतर क्या है। लास्ट 1 ईयर का मतलब है पिछले 1 साल में। तो इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि महंगाई की वजह से, महंगाई की वजह से पिछले 1 साल में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफी बढ़ गई है, वो काफी बढ़ गई है। तो काफी बढ़ गई है का मतलब कि प्रोबेबली बढ़ना स्टार्ट हुई और अभी भी बढ़ रही है। अभी भी ऐसा नहीं कि कम हो गई कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो आपका जीवन शैली है, जो आप खर्चा करते हैं, ऐसा नहीं कि कम हो गया है, अभी भी हो रहा है, अभी भी वो चीज बढ़ी हुई है। आई बात समझ में? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हैज एस्केलेटेड। सर आप हैज की यूज करोगे बिकॉज सब्जेक्ट देखो ना, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग, या फिर मोर स्पेसिफिकली कॉस्ट। और कॉस्ट क्या है? कॉस्ट होता है सिंगुलर। तो अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज लगा दो, सिंगुलर इन द लास्ट 1 ईयर। आई बात समझ में? तो अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ग्रामेटिकल रूल से ज्यादा आपके सेंटेंस की समझ के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है ना। और अगर आपको ऐसा, अगर आपको ये प्रतीत हो रहा है कि अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो रूल्स रटने बैठता हूँ लेकिन सेंटेंस तो मैं समझता ही नहीं हूँ, तो देखो इसमें कोई डरने वाली या घबराने वाली बात नहीं है। जो हमारी क्लासेस हैं, जो हमारे लेसन्स हैं, वो ऐसे डिजाइन करे गए हैं कि आपको सेंटेंसेस के ग्रामेटिकल रूल तो समझ में आएंगे ही आएंगे, लेकिन साथ में आपको इन सेंटेंसेस का जो लॉजिकल मीनिंग है, जो उनका मतलब है, वो भी समझ में आएगा, जिससे आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन जो है वो एक भी किसी भी एग्जाम में गलत ना हो। हमारी तो यही कोशिश रही। आई बात समझ में? तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सर? यहाँ पर प्रॉब्लम है आपका पार्ट सी में, पार्ट सी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपल आर वांटिंग, अरे सर यहीं पे मिल गया हमको तो एरर, पहले पार्ट में ही एरर है। क्या एरर है? वांटिंग। हम लोग कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वांट हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, डिजायर हो गया, ओ हो गया। इन सारे वर्ड्स की जो लिस्ट है, ये जब मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था,
तो उसमें हम जो हमारा टेंस का वीडियो है उसमें मैंने इन सारे वर्ड्स की लिस्ट दी है कि कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करते, यानी कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर तुम्हारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या किसी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं आ सकते। तो वांट जो है उनमें से एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ हम लोग आईएनजी नहीं लगा सकते या फिर जिसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो सर सही चीज क्या होगी? पीपल आर वांटिंग नहीं होगा, सिंपल हो गया पीपल वांट, लोग चाहते हैं। अगला, since so many years it has been his habit to wake up before sunrise and sit in the quiet. सर it has been his habit है, तो it has been his, आपने has been यहाँ पे यूज किया है। तो has been का मतलब क्या हुआ? has been का मतलब ये हुआ कि सर कोई ऐसी एक्टिविटी जो स्टार्ट तो हुई थी पास्ट में लेकिन अभी भी चल रही है। तो जो उसकी सूर्योदय से के पहले से उठने की आदत है कि सूरज उगा नहीं और वो उठ गया, ये बहुत टाइम से चली हुई आ रही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे गलती क्या है? अगर हम दोबारा ए में आए, आप मुझे बताओ कि सो मेनी ईयर्स, ये सो मेनी ईयर्स क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि उसने सन 1990 से वो सूर्योदय उदय से पहले उठता है, ठीक है। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 2021, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 31 सालों से ये जो इंसान है ये सनराइज के पहले उठ जाता है। तो अब आप मुझे बात बताइए, जो 31 सालों का जो अंतराल है ये स्टार्टिंग टाइम है या ड्यूरेशन है? सर ये तो साफ साफ हमको दिख रहा है कि ड्यूरेशन है, कोई स्टार्टिंग टाइम तो है नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम तो 1990 है, हाँ या ना। तो अगर ड्यूरेशन होती है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ सिंस यूज करते हैं कि फॉर यूज करते हैं? सर फॉर यूज करते हैं, सिंस यूज नहीं करते, क्योंकि सिंस तो सर हम यूज करते हैं तब जब हमको स्टार्टिंग टाइम बताना हो, और फॉर यूज करते हैं तब जब हमें ड्यूरेशन बताना हो। ये बात भी मैंने बताई थी टेंसेस में, आई बात समझ में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे सर प्रॉब्लम है कि सिंस की जगह फॉर का इस्तेमाल होगा। तो एरर कहाँ पर है सर? एरर है आपका ए पार्ट में, आई बात समझ में। टू वेक अप बिफोर सनराइज एंड सिट इन द क्वाइट। अब देखो कुछ लोगों को हो सकता है ये लगे कि यहाँ पे एरर है सिट इन द क्वाइट। सर सिट क्वाइटली हो सकता है, ये इन द क्वाइट का मतलब क्या होता है? सिट इन द क्वाइट का मतलब होता है एकांत में बैठना, एकदम चुपचाप बैठना, कोई शोर नहीं, कोई गुल नहीं, कोई इंसान के बोलने की आवाज नहीं, कुछ नहीं, एकांत में बैठना। इन द क्वाइट का मतलब होता है एकांत, आई बात समझ में। तो ये इन द क्वाइट एकदम ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है ए में, सिंस की जगह फॉर लगा दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत? सर चिल्ड्रन क्या होता है? चिल्ड्रन तो होता है प्लूरल, है ना। चाइल्ड होता है सिंगुलर, चिल्ड्रन होता है प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हमने लगा दिया प्लूरल वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इन द पार्क, तो ए में सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वॉज रनिंग अराउंड। अब मुझे बात बताओ कि सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो बच्चे हैं वो पार्क में खेल रहे थे और यहाँ वहां भाग रहे थे जब एक्सीडेंट हुआ। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि बच्चे जो है पार्क में खेल रहे थे और बी पार्ट क्या बोल रहा है? वॉज रनिंग अराउंड, तो ये रनिंग अराउंड किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? सर ये चिल्ड्रन के लिए इस्तेमाल हुआ है। और चिल्ड्रन क्या है सर? चिल्ड्रन प्लूरल है। तो अगर चिल्ड्रन प्लूरल है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए? हमारा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग तो यही है ना कि भाई बच्चे जो है पार्क में खेल रहे थे, यहाँ वहां भाग रहे थे, है ना, जब वो एक्सीडेंट हुआ, करेक्ट है। तो चिल्ड्रन वर रनिंग अराउंड होगा या फिर चिल्ड्रन वाज रनिंग अराउंड होगा? सर चिल्ड्रन प्लूरल है तो वह भी प्लूरल होगा, वह सिंगुलर है वर प्लूरल है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे वर्क, वॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक। अगला सवाल, मॉनेटरी पॉलिसी रिमेन्स,
मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब जो आपकी पैसे वैसे की जो पॉलिसी होती है ना, कि पैसा कैसे खर्च करना है, जो आरबीआई निकालती है आपकी, एक कमेटी भी है इसकी जिसको एमपीसी बोलते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीजें बताती है वो, ठीक है ना। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है दैट रिमेन्स, क्या पॉलिसी सिंगुलर है? बिल्कुल है। पॉलिसी का मतलब नीति, पॉलिसीज का मतलब नीतियां, बट पॉलिसी का मतलब नीति एक ही है, एक ही नीति है। तो सर अगर एक ही है, तो अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? वर्ब भी सर सिंगुलर होगा। तो क्या ये वर्ब सिंगुलर है? हाँ सर। क्यों? क्योंकि सर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल हुआ है, तो ये सिंगुलर है। तो सर ए पार्ट में तो कम से कम कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए पार्ट एकदम ठीक है। फोकस्ड ऑन कंट्रोल इन्फ्लेशन, अरे यहाँ पे दिक्कत है। क्या दिक्कत है? देखो, अगर कभी भी, अगेन अगर कभी भी एडजेक्टिव प्लस ऑन आता है, तो उसके साथ हम लोग दोबारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। सो मॉनेटरी पॉलिसी रिमेन्स फोकस्ड। अब ये फोकस्ड क्या है? फोकस्ड जो है वो एडजेक्टिव है। उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आ गया ऑन, और उसके बाद क्या आएगा सर? उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पे क्या है? सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? इट रिमेन्स फोकस्ड ऑन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इट रिमेन्स फोकस्ड ऑन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। क्यों सर? क्योंकि एडजेक्टिव प्लस ऑन के साथ आंख बंद करके तुम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सर, क्यों लगा दे आईएनजी? अरे बेटा ऑन प्रेपोजिशन है ना, समझाया था अभी। ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या है सर? नाउन है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या नाउन की तरह इस्तेमाल होता है? बिल्कुल होता है, उसको हम जेरेंड बोलते हैं, ठीक है। बट अगर इतना टेक्निकलिटी में नहीं जाना तो एडजेक्टिव प्लस ऑन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मार दो, भगवान भला करेगा तुम्हारा, ठीक। विथ 13 एडजस्टमेंट इन पॉलिसी रेट सिंस मार्च, तो मार्च से 13 एडजस्टमेंट हो चुके हैं पॉलिसी रेट्स के अंदर। इसमें सर कोई दिक्कत नहीं है, ये पार्ट एकदम ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है सर? प्रॉब्लम है आपके बी पार्ट में। He says that because of lack of funds, he did not pay the house rent yet. Yet का मतलब क्या होता है? Yet का मतलब होता है until now, अभी तक। यही मतलब होता है ना yet का, until now, या फिर अगर मैं हिंदी में बोलूं तो अभी तक, ठीक है ना। तो अभी तक का मतलब क्या हुआ? अभी तक का मतलब ये हुआ कि उसने अभी तक अपना रेंट पे नहीं किया है। और अगर आप एक बात, अगर आपने हमारी टेंसेस की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने ये बात समझाई थी कि येट हो गया, सो फार हो गया, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम लोग सिंपल पास्ट का इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि येट का मतलब क्या हुआ? येट का मतलब है अभी तक, यानी कि प्रेजेंट तक, है ना, प्रेजेंट तक। तो सर अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो मैं पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं? मैं सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं? तो ये बात हमें बहुत ध्यान रखनी है कि अगर येट दिया हुआ है, सो फार दिया हुआ है, अंटिल नाउ दिया हुआ है, तो इन सारे एडवर्ब्स के साथ या फिर इन सारे शब्दों के साथ हम कभी भी सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं करते। तो सर हमें कौन सा टेंस इस्तेमाल करना चाहिए? हमें बांगड़ू इस्तेमाल करना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि सर, यानी कि लगाओ हैज या फिर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अगर आपको ये चीज समझनी है डिटेल में तो आप जाके हमारे टेंसेस का वीडियो देखो, उसमें मैंने एकदम अच्छे से इस बात को समझाया है। ये समझाया है कि कौन कौन से वर्ड्स में हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट इस्तेमाल करना है और कौन कौन से वर्ड्स में हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो बहरहाल क्योंकि यहाँ पे येट लगा हुआ है जिसका मतलब अभी तक होता है, सिंपल पास्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है, और ही का मतलब सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही हैज नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पेड। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका किसने निभाई? हमें कैसे मालूम पड़ा कि पार्ट बी में एरर है? हमें उत्तर तक लेकर गया ये वाला शब्द येट, हमें यहां से मालूम पड़ा कि अच्छा यहाँ पे गड़बड़ करी है आपने। आई बात समझ में? तो इसलिए बोलता हूं कि हमेशा केवल ये नहीं कि रूल्स हमने रट लिए, साथ में सेंटेंसेस के मीनिंग को समझना भी जरूरी है। अगला, we asked them to wait for us but before we reached there
दे हैव हैड देयर लंच। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमने उनको कहा कि भाई इंतजार करो, वी आस्क्ड देम टू वेट फॉर अस। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने उनको कहा कि हमारे लिए इंतजार करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बिफोर वी रीच देयर, इससे पहले कि हम वहां पहुंचते, इससे पहले कि हम वहां पहुंचते, ये भी ठीक है, बट बिफोर वी रीच देयर ये भी ठीक है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे हैव हैड देयर लंच, यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी सर आपने। दे हैव हैड देयर लंच, देखो पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है सर? पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जहां लगाते हैं वो कहलाता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का ना एक बड़ा खास यूज है। क्या खास यूज है? कि सर पास्ट परफेक्ट टेंस को हम यूज करते हैं उस कंडीशन में जहां हमें ये बताना हो कि पास्ट में दो एक्शन हुए, जो एक्शन पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में और जो एक्शन बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट में। अगेन ये बात मैंने बता रखी है टेंसेस के वीडियो में, आप चाहिए और उस वीडियो को जरूर देखिए, तो आपको ये सारे एरर्स, ये सारे प्रॉब्लम्स एकदम गंगा के पानी की तरह साफ हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि बिफोर वी रीच देयर दे हैव हैड देयर लंच, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई हम उस पहुंचते उससे पहले वो लंच कर चुके थे, है ना। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ? देखो तुम समझाता हूं यहाँ पे टाइमलाइन पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है फॉर एग्जाम्पल हमारा पहुंचना, ठीक है, और ये है उनका लंच कर लेना, लंच कर लेना। तो अब पहले कौन सा एक्शन हुआ? हम पहुंचे, हम पहले पहुंच गए, उसके बाद इन्होंने लंच किया, या फिर उन्होंने लंच पहले कर लिया फिर हम पहुंचे? सर लंच पहले किया फिर हम पहुंचे, आया ना। तो सर अगर लंच पहले किया ये पहला एक्शन है तो ये आएगा आपका पास्ट परफेक्ट में, और ये जो है ये आएगा आपका सिंपल पास्ट में। आई बात समझ में? ठीक है। सो दे हैव हैड देयर लंच। तो सर यहाँ पे दिक्कत क्या है? यहाँ पे दिक्कत है बेटा कि ये जो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज किया है ना हैव, ये हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, पास्ट परफेक्ट के लिए यूज नहीं करते। पास्ट परफेक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? पास्ट परफेक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं हैड। दे हैड हैड देयर लंच। सर ये हैड क्या है? बहुत सिंपल है, देखो जब भी तुमको ये हैव हैड हैव हैड आ जाए, हैज हैड आ जाए, या फिर हैड आ जाए, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसका फंडा बहुत सिंपल है। अगर देखो अगर मैं आई हैव डन इट, या मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं कि आई हैव रेड द बुक, ठीक है ना, चलो बुक भी लिख देता हूँ, आई हैव रेड द बुक। तो यहाँ पे हैव क्या हुआ सर? यहाँ पे हैव तुम्हारा हुआ हेल्पिंग वर्ब, है ना, और जो तुम्हारा रेड है वो हुआ तुम्हारा एक्शन वर्ब। यस और नो? बेसिकली वही चीज यहाँ पर हो रही है कि ये जो पहला तुम्हारा हैव है ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हैड है ना ये तुम्हारा एक्शन वर्ब है। बस एक्शन वर्ब की जगह उसने यहाँ पे हैड लगा दिया, बट टेक्निकली हैड भी तो अपने आप में एक वर्ब है ना, हैज भी तो अपने आप में एक वर्ब है ना। तो ये तुम्हारा हैज में भी ये तुम्हारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, हैड तुम्हारा हो गया एक्शन वर्ब, ठीक है ना। हैड में भी पहला वाला हैड हेल्पिंग वर्ब, दूसरा वाला हैड एक्शन वर्ब, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाला जो हैड है इसको मैंने यूज किया है किसकी जगह? ईटन की जगह। ईटन हो गया, कंज्यूम हो गया, ठीक है, कोई भी तुमको जो शब्द अच्छा लगे वो लगा लो। दे हैड ईटन देयर लंच होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट एक तो हम लोग हैड का वर्ब, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हाँ या ना, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे इस वाले हैड को ईटन की तरह यूज किया है तो ये वाला कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है कि आपने हैड लगा सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम यहाँ पर है, इस हैव में है। हैव में क्या प्रॉब्लम है? सर हमें सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं चाहिए, हमें पास्ट परफेक्ट में चाहिए, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग ही यही है कि हमने कहा कि भाई इंतजार करो, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे वो तो खाना खा चुके थे। तो अगर वो खाना खा चुके थे तो इसका मतलब ये है दैट दे हैड फिनिश्ड देयर लंच, दे हैड ईटन देयर लंच, या फिर अभी अभी हमने सीखा दे हैड हैड देयर लंच। आई बात समझ में? तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम है यहाँ पे हैव की जगह हैड आना चाहिए। तो एरर जो है सर वो है आपका पार्ट सी में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।